आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का फिजिक्स का। तो बिना किसी देरी के चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला ही पॉइंट क्या है कि क्या है साइंस। साइंस क्या है? तो साइंस क्या है हमारी जो भी ह्यूमंस बीइंग नॉलेज को गेन करते हैं। हमें कोई भी किसी चीज के बारे में नॉलेज है, कैसे हुई हमें वो नॉलेज? हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखे और फिर उस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में लगा दिया, तो क्या बन जाएगी हमारी साइंस। तो साइंस क्या है? द नॉलेज विच ह्यूमन गेन्स थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली, उसको बोलते हैं साइंस। उसको बोलेंगे क्या? साइंस। साइंस हमारी आगे टू ब्रांचेज में सेपरेट हो जाएगी। एक है फिजिकल साइंसेज और एक है बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या है? वो सारी साइंसेज जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में तो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंसेज में, लेकिन जहां पे नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे फिजिकल साइंसेज में क्या आएगा? नॉन लिविंग। कौन सी वाली? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के बारे में जिन साइंसेज में इन सारी की सारी, जैसे फिजिकल साइंस में कौन कौन सी ब्रांच आ जाएगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और बायोलॉजिकल साइंसेज में जैसे ये ब्रांच बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फोरेंसिक साइंसेज, जहां पे हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स के बारे में। तो साइंस क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड। उसके बाद जिसमें नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे उसमें यही ब्रांच आ जाएंगी। नॉन लिविंग के बारे में तो ये, और लिविंग के बारे में ये वाली ब्रांच आ जाएंगी। उसके बाद हमें आज जो स्टडी करना है वो करना है फिजिक्स को। नॉन लिविंग में जो फिजिकल साइंस में है फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? यूनिवर्स में जितने भी बेसिक लॉ हैं, यूनिवर्स में जितने भी बेसिक लॉ हैं, लॉ मतलब क्या होता है? जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक लॉ है। तो जितने भी यूनिवर्स के लॉ हैं जो गवर्न करने, जिनके साथ डील हो, वो है फिजिक्स। फिजिक्स किससे डील करेगा? यूनिवर्स में जितने भी बेसिक लॉ हैं। और क्या स्टडी करेंगे हम फिजिक्स के अंदर? हम नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। साइंस हमने नॉलेज गेन की ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, उसको सिस्टमेटिक वे में लगा दिया। साइंस दो टाइप से फिजिकल साइंस होती है, बायोलॉजिकल साइंसेज होती हैं। फिजिकल में नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल में लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग्स में ये आएगा, नॉन लिविंग्स में ये आएगा। इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंसेज में फिजिक्स को किसके साथ डील करती है? जो नेचर के साथ डील करती है और नेचुरल फिनोमिना के ऊपर डील करती है। आई होप यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो। आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? टू फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। हम टू फंडामेंटल लॉज को देखेंगे। जो फर्स्ट है वो है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन में क्या है? अटेम्प्ट the various phenomena through few laws। हम क्या स्टडी कर लेंगे? केवल फ्यू लॉज को स्टडी कर लेंगे और उससे सारे के सारे फिनोमिना, बहुत सारे फिनोमिना को क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ग्रेविटेशन के बारे, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने सिर्फ एक फिनोमिना अगर पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? जहां भी मास की बात होगी, दो मास रखे होंगे, जहां भी बस मास हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स और ये वाला लॉ हम स्टडी कर लेंगे, तो कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर ले जिसमें मास हो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे सन है, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट।
तो इसके अंदर भी मास है, इसके अंदर भी मास है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल लॉ में ये स्टडी कर लिया, जहां भी मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो सिर्फ एक लॉ से हमने ये पूरा का पूरा फिनोमिना क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी, मान लिया मून है हमारा, अर्थ है, ये हमारी यहाँ पे मून रिवॉल्व करता है, ये फिनोमिना भी सिंपल एक लॉ से ही हम डिफाइन कर देंगे। ऐसे ही जहां भी मास से रिलेटेड फोर्स की बात होगी, सिर्फ हमने एक लॉ पढ़ा और सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या करेंगे यूनिफिकेशन में, हम अटेम्प्ट कर देंगे सारे के सारे फिनोमिना, वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज, केवल फ्यू लॉज को ही पढ़ेंगे और सब कुछ हम एक्सप्लेन कर देंगे उनके थ्रू। जो सेकंड है हमारा फंडामेंटल लॉ, वो है रिडक्शनिज्म में क्या है, हमें अगर किसी पूरे सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है तो हम क्या कर लेंगे, उस सिस्टम, वो सिस्टम जिन कॉन्स्टिट्यूएंट चीजों से मिलके बना है ना, उनको स्टडी कर लेंगे तो सिस्टम तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमें पढ़ना है, हमें जनरेटर के बारे में पढ़ना है, जनरेटर के बारे में पढ़ना है, तो जनरेटर हमें पता है किस किस से मिलके बना होता है, इसमें मैग्नेट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं, इसमें आर्मेचर कोयल्स होती हैं, स्प्लिट रिंग होती हैं। तो अगर हमें जनरेटर के बारे में डिस्कस करना है तो क्यों ना हम मैग्नेट का काम देख लें, आर्मेचर कोयल का काम देख लें, स्प्लिट रिंग का काम देख लें, तो जनरेटर तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें ये चीजें हैं, ये ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो यही काम करेगा जनरेटर, जो उसकी चीजें काम करेगी वही तो काम उसका होगा। तो रिडक्शनिज्म क्या बोलता है हमें कि अगर हमें पूरे सिस्टम के बारे में स्टडी करना है तो हम क्या कर लें, पहले उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिलके वो बना है उनकी स्टडी कर लें, ताकि जो हमें सिस्टम है वो पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो फिजिक्स हमारी दो फंडामेंटल लॉ को गवर्न करती है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। कुछ लॉ को पढ़ेंगे, पूरा के पूरे फिनोमिना को डिस्कस कर देंगे, और क्या करेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम हमें समझ में आ जाएगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब क्या है कि फिजिक्स में हम किस लेवल पे बात करेंगे। हम इसमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बात करेंगे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बात करेंगे, मतलब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में। मैक्रो का क्या मतलब होता है, बिग, क्या होता है, बिग, मतलब बिग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। बिग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सी विद नेक्ड आई, नॉर्मली देख सके, तो नेक्ड आई से जो देख सके वो है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है, जिनमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वांटम पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल साइज पे जो हमें वैसे दिखाई ही ना दे, नेक्ड आई से दिखाई ही ना दे, उस लेवल पे भी बात करेंगे फिजिक्स के अंदर। और मैक्रोस्कोपिक, सन, अर्थ, प्लैनेट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, बस, कार, गाड़ी, सब कुछ। बिग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्कोपिक छोटे लेवल पे। अब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कौन कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है जो हम स्टडी करेंगे, जैसे इसमें आएगी, जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। तो ये इनमें हम क्या करेंगे, बिग ऑब्जेक्ट के बारे में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे। अब यहाँ पे हमें बात करनी है क्या, माइक्रो, बिल्कुल छोटे लेवल पे। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच आएगी, क्वांटम फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे, पार्टिकल फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे।
तो स्कोप में हमने क्या बताया कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उन ब्रांच में ये चीज डिस्कस करेंगे और इन ब्रांचेज में छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे। जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में है, कैसा बिहेवियर है, क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसकी स्पीड होगी, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। क्वांटम में छोटे से इलेक्ट्रॉन क्या बिहेवियर करते हैं, कितना मास होता है, कितनी एनर्जी होती है, रेस्ट पे रुक सकेगा या नहीं, इस टाइप से डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा ये सब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने फिजिकल वर्ल्ड जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हमने सिर्फ ये देखा है फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या हम इसमें स्टडी करते हैं। मेन जो टॉपिक इस यूनिट का स्टार्ट होता है वो है 4 फंडामेंटल फोर्सेज, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेज है जो कि फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स उनके ऊपर ही चलेगी, तो उनको डिस्कस करेंगे अब हम। अब हमारी जो फिजिक्स है उसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। हमारी पूरी नेचर में ही 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। वो क्या है? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जहां भी मास है, जहां भी मास है, किन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास है, तो वहां पे उन जो मास है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जहां भी मास की वजह से अट्रैक्शन है वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो सन में भी मास है, अर्थ में भी मास है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा जो मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इन दोनों के बीच में मास है इनका दोनों का, तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है मेरा बोलने का कि जहां भी मास है उसकी वजह से जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, हमेशा अट्रैक्शन ही होगी, रिपल्सन नहीं होगी। तो जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा हमारा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो फोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, बीटा डी के जिसने भी पढ़ा है 9th क्लास में, बीटा डी के क्या होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक उसमें एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। तो उस टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कब होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स? कब देखते हैं हम? इन बीटा डीके, इन बीटा डीके। और किन पार्टिकल्स के बीच में होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से था, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से होगा? चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। जहां भी दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये चार्ज की वजह से लगेगा, ये मास की वजह से लगेगा। ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम सेम है तो रिपल्सिव, और अगर दोनों सेम सेम नहीं है तो अट्रैक्टिव। तो दोनों सेम सेम है तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जहां भी चार्ज होगा उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर लगेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियंस कौन कौन से हैं? जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक बात सोचने की है, हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ में मास है, सारे प्लैनेट्स वगैरह, सन वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, फिर भी एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस बाइंड किए हुए है अपने न्यूक्लियंस को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ये हुआ। उसके बावजूद ये चीज है, तो सबसे वीक तो हुआ ये, सबसे वीक 10⁻⁻38 टाइम्स वीक है। अगर ये 1 है तो ये इससे इतना वीक है। अगर सिंपल से सिंपल तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो ये मान लिया
अगर मैं ये मान के चलूं 10⁻38 ह्यूमंस है, मान लीजिए इतने आदमी हैं, यहाँ तो इतनी पावर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की पावर है। समझ में आया? यहाँ पे 10⁻38 इंसान की ताकत है, तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ सिर्फ एक इंसान की ताकत है, तो तभी तो मैं माइनस में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इसको 1 से शो किया तो ये तो माइनस में चला जाएगा बिल्कुल। इतने आदमी कम कर दिए मैंने यहाँ पे। तो और ये क्या है, ये अगर एक है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे वीक ये है, ये दोनों बीच के हैं। अब इसके बाद इसका नंबर है, इसके बाद ये चार्ज वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये है 10⁻⁻², 10⁻⁻²। मतलब यहाँ पे अगर 100 इंसानों की ताकत है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की ताकत है, तभी तो वो, अगर मैंने एक माना तभी तो वो -2 में गया, तो इतना वीक है। और ये 10⁻⁻13 इतना वीक है। तो सबसे वीक ये, सबसे स्ट्रॉन्ग ये, माइनस में है ये पावर, ध्यान से देखनी है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, इन्फिनिटी दूरी पे भी काम करेगा, जहां भी मास की बात होगी वहां पे ये एक्ट करेगा। देख लो अब सन के बीच में, और क्या पता कौन सी गैलेक्सी में कितने सन हैं, उन सब के बीच में ये फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज है। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज है। अब ये वीक सिर्फ न्यूक्लियस में लग रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस की बात की है मैंने, तो वो न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूट्रिनो पार्टिकल के बीच में, जब भी कोई एटम टूटता है ना, एटम का डीके होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है, यही तो होता है बीटा डीके में क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है। तो सिर्फ मैंने एटम की बात की, इसकी जो रेंज है, जैसे ये लॉन्ग रेंज था, ये है शॉर्ट रेंज। क्या है, शॉर्ट रेंज। और वो रेंज भी क्या है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर। कितनी रेंज है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर, इतनी रेंज है इसकी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब चार्ज को चाहे कितनी दूर रखो, तो ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज। जहां भी चार्ज होगा ये कम इन प्लेस होगा। अब अर्थ है हमारी, कितना चार्ज मान के चलते हैं ना इसमें, तो तभी तो ये अट्रैक्ट कर लेती है। जब भी वो ये बोलते हैं ना कि अर्थिंग करते हैं, क्योंकि ये तो एक इतना बड़ा चार्ज का गोला है अर्थ, कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये भी लॉन्ग रेंज है। और ये क्या है, ये है शॉर्ट रेंज। ये क्या है, शॉर्ट रेंज। पहले ही बता दिया था मैंने, सिर्फ न्यूक्लियस में काम करेगा, वो भी सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में। इसकी रेंज है 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻16 मीटर। तो ये इतना इस रेंज में काम करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा। आई होप एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो, और कुछ भी मतलब डिफिकल्टी आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पूरे चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो चारों के चारों फोर्सेज अच्छे से करने हैं। और सबसे मेन पॉइंट, वीडियो को स्किप मत करना, हर एक वीडियो को डालेंगे, पूरी की पूरी फिजिक्स को हम बिल्कुल इजीएस्ट वे में स्टडी करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब हर बच्चे को करना है। लास्ट में एक कमेंट पुट करना है, हमारा लेक्चर आज का ये कैसा लगा आप सभी को, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट करें हम, और नेक्स्ट लेक्चर किस पे लेके आए। जो भी दिक्कत है वो टाइप कीजिए, हम उस पे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे।